अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम जो है अपना एफएससी सेकंड ईयर का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है उसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला टॉपिक है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, कि सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। ठीक है, उसके बाद जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये किस तरह से किसी एरिया के ऊपर इफेक्ट करता है उसको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या। बेसिकली देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है बेसिकली वो ये है कि अगर आपके पास कोई भी एरिया है, उस एरिया में से जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं, फील्ड लाइंस जो हमने पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उस एरिया में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। कि इसमें से इतनी फील्ड लाइंस पास करी हैं तो उसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इतना होगा। सिंपली इसको पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में वो क्या कहता है, डेफिनेशन में वो कहता है कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, कि यूनिट एरिया जो आपके पास कोई भी यूनिट एरिया है उसमें से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, ठीक है, इज़ नोन एज ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वो उसका क्या कहलाता है, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, उसके बाद अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की उसकी एक डायग्राम देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये दो फिक्स हैं, तो एक फिग है, इसके अंदर हमारे पास एक ये वाला एरिया है और एक हमारे पास यूनिट एरिया बी है। अब यूनिट एरिया जो हमारे पास ए यूनिट एरिया है, इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, 1 2 3 4 5। इसमें से 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। और इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, 1 2 3। इसमें से 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम। और इसका क्या होगा, 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम। कि अगर हमारे पास हम कह देते हैं कि अगर इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, और इसमें से 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, तो इसका जो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इसका बी का, वो क्या होगा, 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम। और इसका क्या होगा, 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम, क्योंकि इसमें से क्या कर रही है, एक ये आपके पास यूनिट एरिया है 1 मीटर स्क्वायर का। ठीक है, और इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या है, 5 हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, वो होगी 5 न्यूटन कॉलम, ठीक है, पर कॉलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से 5 पास करी है, तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम। कि 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के अंदर से 5 लाइंस पास कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि किसी एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब ज़्यादा होगा, कब उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, और इसके अलावा कब उसकी जो एवरेज वैल्यूज़ होंगी। तो सबसे पहले आते हैं अब जो इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो मैक्सिमम कब होगा। देखिए, किसी भी सरफेस एरिया के अंदर से जितनी ज़्यादा लाइंस पास करेंगी उसका उतना ही जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, आपके पास कोई भी सरफेस एरिया है, यहाँ पे ये देखें, उसने दिखाया है कि अगर आपके पास ये एक सरफेस एरिया है, ठीक है, और इसमें से ये लाइन इस तरह से पास करी है, इसको आपने किस तरह से रखा हुआ है, परपेंडिकुलरली रखा हुआ है। कि जब हम सरफेस एरिया को परपेंडिकुलरली रखते हैं तो इसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस पास करती हैं। किस तरह से देखें कि ये मैं कहता हूँ कि मेरे पास वो सरफेस एरिया है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ठीक है, अब जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन यूँ है कि ये इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं ये कहता हूँ कि ये मेरे पास 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, ये इस तरह से ट्रैवल कर रही है। अब जब मैं इस यूनिट सरफेस एरिया को इसके पैरेलल, ये इस तरह से ट्रैवल कर रही है, ठीक है, तो ये इस तरह से ये तीनों जा रही है, इस तरह ये बड़ा हुआ है, ये तीनों इस तरह से जा रही हैं। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस है इनके लिए। तो जब ये 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से पास करी हैं और ये मेरे पास यूनिट एरिया है, तो मैं इसको इसके परपेंडिकुलरली रखता हूँ। तो फिर ये तीनों की तीनों क्या करेंगी, जब मैंने इसको इस तरह से इसके परपेंडिकुलर रखा तो तीनों की तीनों इसमें से क्या कर रही हैं, पास कर रही हैं। ठीक है, और तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है मैक्सिमम, इसको डिनोट फाई से किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा हमारे पास मैक्सिमम तब होगा अगर हमारा जो एरिया है, जो हमने एरिया एलिमेंट रखा हुआ है, वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होगा हमारा एरिया, ठीक है, जो हम सरफेस एरिया ले रहे हैं, जब वो परपेंडिकुलर होगा तो उसमें से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी। जैसे कि ये 3 है तो इसमें से अब तीनों की तीनों पास करेंगी तो मैक्सिमम होगा। उसके बाद मिनिमम की तरफ आते हैं कि किसी भी जो इलेक्ट्रिक सरफेस एरिया है उसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो मिनिमम कब होगा। देखिए, अगर आपने सरफेस को क्या कर दिया है, उसके पैरेलल रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल रख दिया है,
तो फिर इसका मैक्सिमम जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, मिनिमम होगा, ज़ीरो होगा। कैसे ज़ीरो हो जाएगा, देखिए कि ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है उसने कहा, ठीक है, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। जब मैं इसको ऐसे रखता हूँ तो ये परपेंडिकुलर है और इसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस पास करती हैं। जब मैं इसको ऐसे रखूँगा तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। क्यों, देखिए कि जब मैंने इसको इस तरह से रखा हुआ है तो कोई भी लाइन इसके अंदर से पास नहीं कर रही है, कोई ऊपर से चली जाती है, कोई नीचे से चली जाती है, कोई भी लाइन इसके अंदर से पास नहीं कर रही है। अब क्या हो गया कि कोई इसके ऊपर से जा रही है, कोई नीचे से जा रही है। तो जब तक इसके अंदर से नहीं जाएगी लाइन तो इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो होगा। कोई भी लाइन ज़ीरो लाइन्स पास कर रही है तो ज़ीरो हो गया फ्लक्स। तो मिनिमम फ्लक्स कब होता है, जो मैक्सिमम फ्लक्स है वो आपके पास तब होगा जब आपका एरिया क्या है, परपेंडिकुलर है, और उसको डिनोट करता है वो फाई ई से। कि आपके पास मैक्सिमम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब, जब आपके पास ई और ए क्या है, ए परपेंडिकुलर है, ठीक है, क्या आपने परपेंडिकुलर एरिया लिया है, ठीक है, कि जब आप ये मैक्सिमम होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब आपका मैक्सिमम होगा, जब आपका एरिया क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होगा, तो हमारे पास जो उसका फ्लक्स है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और मिनिमम कब होगा, मिनिमम ज़ीरो होगा, और वो कब होगा, जब आपका जो एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया जो है वो आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। जब ये दोनों पैरेलल हो जाते हैं तो फिर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो हो जाता है। जैसे कि ये वाला केस था ना, ये इस तरह से मैंने रखा तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक, ये हमारा जो सरफेस एरिया है ये क्या हो गया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल हो गया। अब कोई भी लाइन इसके अंदर से पास नहीं कर रही है, बल्कि कोई ऊपर से जा रही है, कोई नीचे से जा रही है, तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिक लाइंस कितनी पास कर रही हैं, ज़ीरो पास कर रही हैं। जब ज़ीरो लाइंस पास कर रही हैं तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, आपके पास ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब थर्ड केस की तरफ आते हैं। तो थर्ड केस हमारा क्या था, थर्ड केस ये था, उसने कहा कि अगर आपका जो ये एरिया है, ठीक है, ये इस तरह से क्या हो गया, आपके पास पैरेलल हो गया, क्या कहते हैं, पैरेलल हो गया, और इस तरह से परपेंडिकुलर हो गया। अब ये परपेंडिकुलर है, अगर वो कहता है कि ना तो ये पैरेलल है और ना ही ये परपेंडिकुलर है, फिर ये किस तरह से है कि ये किसी एंगल है, किसी एंगल पे है, इंक्लाइंड है, इस तरह से है, टेढ़ा सा रखा हुआ है आपने, ना बिल्कुल सीधा है, ना बिल्कुल इस तरह से फ्लैट है, ना बिल्कुल वर्टिकल है और ना ही बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, बल्कि इस एंगल पे है, ठीक है, किसी इंक्लाइंड एंगल पे है। तो फिर उस केस में आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे फाइंड करना है, उस केस में आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करने के लिए जो करना है, आपने देखना है कि इसका जो प्रोजेक्शन है, ठीक है, कि ये जो आपके पास एरिया है इसका वो प्रोजेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। प्रोजेक्शन लेने के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ से बिल्कुल ऐसे इसका वर्टिकल नीचे ड्रा कर देंगे, ठीक है। कि मैं कह देता हूँ जैसे कि देखिए, मैं कह देता हूँ कि जैसे कि मेरे पास क्या है कि कोई भी वो पड़ी हुई है, ठीक है, कोई भी ये देखिए, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब ना तो सरफेस हमारे बिल्कुल परपेंडिकुलर है और ना ही हमारी सरफेस क्या है, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, बल्कि वो क्या है, किसी एंगल पे इंक्लाइंड है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास वो सरफेस है, ठीक है, अब ना तो ये इस तरह से क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, ना ये इस तरह से क्या है, पैरेलल है, बल्कि मैं कहता हूँ कि ये क्या है, इस तरह है, ठीक है, किसी एंगल पे इंक्लाइंड है, ठीक है। जब ये इस तरह से है तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन तो ये इस तरह से यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, इसके अंदर से ऐसे टकरा रही हैं इसके साथ, ठीक है, और कोई ना कोई वो क्या करती है, इसके साथ एंगल बनाती है। अब जब ये इस तरह से है और आपने क्या करना चाहते हैं, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो फिर आपने क्या करना है, आपने इसका प्रोजेक्शन फाइंड करना है। प्रोजेक्शन के लिए क्या करना होता है कि जैसे ये आपके पास है ना, ठीक है, इसको मैं ज़रा साइड पे रख रहा हूँ, कि ये आपके पास इस तरह से है। प्रोजेक्शन के लिए आपने क्या करना है, यहाँ से बिल्कुल ऐसे नीचे वर्टिकल इसका प्रोजेक्शन, ये इसका प्रोजेक्शन ड्रा करना है। प्रोजेक्शन ड्रा करने के लिए क्या होगा कि अगर ये प्रोजेक्शन ड्रा करने के लिए आपने क्या करना होगा, मैं कहता हूँ कि अगर ये इस तरह से है, ठीक है, इसको यहाँ से मैं थोड़ा सा रेस कर लूँ ताकि क्लियर हो जाए कि ये यहाँ पे इस तरह से इंक्लाइन है, ठीक है। अब मैं इसका ये यहाँ पे लाइन लगाता हूँ कि ये क्या है, यहाँ पे इस तरह से इंक्लाइंड है, ठीक है।
अब मैंने इसका प्रोजेक्शन ड्रा करना है, तो ये मेरे पास सरफेस है, अर्थ है, ठीक है। ये इस तरह से यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही थी, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है, ठीक है। हमने क्या करना था, हमने कहा था कि ये हमारे पास इंक्लाइंड है। अब ये इंक्लाइंड सरफेस है, ठीक है। ये जो है हमारे पास ये इंक्लाइंड सरफेस थी, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही थी। हमने कहा था कि इसका अगर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स करना तो कैसे कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। देखिए आपने क्या करना है, यहाँ से इसका प्रोजेक्शन ड्रा करना है। प्रोजेक्शन के लिए क्या क्या प्रोजेक्शन कैसे ड्रा करते हैं कि आपने वर्टिकल लाइन ड्रा कर देनी है अर्थ के ऊपर। ये इसका प्रोजेक्शन है, ये 90 का एंगल बना रही है, ठीक है। अब ये एंगल जो है आपके पास क्या है, थीटा है, ठीक है। ये एंगल आपके पास क्या है, थीटा है। अब आप कैलकुलेट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स करने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए जब क्या होता है कि आपकी सरफेस किसी इंक्लाइन पे है, तो आपने इस इंक्लाइंड सरफेस का वो प्रोजेक्शन लेना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। देखिए अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। ये मेरे पास इंक्लाइंड सरफेस है, ये इंक्लाइंड सरफेस थी, ठीक है। ये मेरे पास इंक्लाइंड सरफेस थी, ये उसका क्या था, प्रोजेक्शन आ गया, ठीक है। ये प्रोजेक्शन आ गया उसका। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है, ठीक है। ये क्या है, उसका प्रोजेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये हमारे पास एरिया था ए, ठीक है। अब ये हमने देखना है प्रोजेक्शन, जो प्रोजेक्शन, अब प्रोजेक्शन आपने वो प्रोजेक्शन लेना है जो क्या होगा, सरफेस एरिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं आपके पास ये, ठीक है। प्रोजेक्शन आपके पास आ रहा है एक ये वाला और एक ये वाला। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है और ये वाला प्रोजेक्शन तो आपस में हो गए पैरेलल। इसका मतलब है कि ये जो प्रोजेक्शन है ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है। अगर ये वाला प्रोजेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है तो ये वाला जो है प्रोजेक्शन चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, अब ये वाले फ्लक्स की क्वांटिटी को कैसे कैलकुलेट करना है, देखिए ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये मेरे पास क्या बन रही है, एक राइट ट्रायंगल बन रही है। क्यों? क्योंकि इसके दरमियान एक एंगल जो है 90 का है। अब ये आपके पास है हाइपोटेनियस, ठीक है। अब ये आपके पास बन रहा है बेस और ये आपके पास क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर, ठीक है। क्योंकि ये 90 का एंगल बना रहा है, थीटा के सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये मेरे पास परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये मेरे पास हाइपोटेनियस है। अब ये वाला जो बेस होगा ये किसके इक्वल होता है, देखें बेस जो होता है हमारे पास कॉस थीटा जो होता है वो इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। और बेस इस वक्त हमारा क्या है, प्रोजेक्शन है। यहाँ पे ये वाला हमारा प्रोजेक्शन ही है ना, बेस ये भी प्रोजेक्शन है, ये भी प्रोजेक्शन है। हमने वो प्रोजेक्शन लेना था जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या हो, परपेंडिकुलर है, और यही परपेंडिकुलर है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ क्या 90 का एंगल बनाते हैं। तो यहाँ से हमारे पास अगर हम बेस कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, वो वाला कंपोनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं जो इसकी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अब हाइपोटेनियस की वैल्यू पुट कर देते हैं। हाइपोटेनियस ये हमारे पास प्रोजेक्शन आ गया, हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, ए है, ठीक है। ये यहाँ पे आगे क्या आ जाएगी, मैं यहाँ पे पुट करता हूँ इसके सामने। ये प्रोजेक्शन है हमारे पास जो बेस है, और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस है हमारे पास ए। अब ए यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आगे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास जो प्रोजेक्शन आएगा वो किसके इक्वल आएगा, ए कॉस थीटा के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। जो हमारे पास प्रोजेक्शन आया वो किसके इक्वल आ जाता है, ए कॉस थीटा के इक्वल आ जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर हमने क्या, इसका मतलब ये है कि अगर हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना है जब हमारी सरफेस इंक्लाइन एंगल पे है, तो हमारे पास जो कैलकुलेट करने का फार्मूला होगा वो क्या होगा, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ठीक है, ई ए कॉस थीटा। अब ई ए कॉस थीटा, अब थीटा पे डिपेंड करता है, थीटा की वैल्यू अगर तो ये देखिए इंक्लाइंड है, अगर ये इंक्लिनेशन को हम जीरो कर देते हैं, इंक्लिनेशन जीरो हो जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अगर ये इंक्लाइंड है, ठीक है, इंक्लिनेशन को हम क्या तो ये हमारे पास क्या होगा कि अगर हम क्या कर देते हैं, पैरेलल कर देते हैं इंक्लिनेशन,
जो हमारे पास थीटा है इसको अगर इसी केस में देखा जाए, अगर थीटा को हम कर देते हैं 0, ठीक है, थीटा को जब हम 0 करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, हमारे पास मैक्सिमम हो जाएगा। और जब हम थीटा की वैल्यू को क्या करते हैं, 90 पुट करते हैं, मैक्सिमम कर देते हैं, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बेसिक जो फार्मूला है कैलकुलेट करने के लिए वो यूज़ करता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए, दोनों को वेक्टर लिया हुआ है, ठीक है, दोनों जो हमारे पास है ई डॉट ए, दोनों को वेक्टर लिया हुआ है, और वो कहता है कि इसको कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने का। तो ये फार्मूला अगर है तो इसको सॉल्व करने के लिए किस तरह से, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पे ए क्या है, हमने तो कहा था कि ए हमारे पास सरफेस एरिया है, ठीक है, सरफेस एरिया तो वेक्टर नहीं है ना, तो ये हमारे पास जो उसने ए दिया है ये एरिया वेक्टर है, ठीक है। अब ये एरिया वेक्टर कैसे लिया जाता है, देखिए एरिया वेक्टर को लेने के लिए आपने क्या करना है, जो भी आपके पास सरफेस है, ये मेरे पास एक सरफेस है, इसका मैं एरिया कैलकुलेट कर लेता हूँ, जितना भी इसका एरिया है वो मैंने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब एरिया कैलकुलेट करने के बाद मैं एक यूनिट वेक्टर लेता हूँ, इसकी डायरेक्शन वो लेता हूँ जो इसके नॉर्मल है, ये इसके नॉर्मल है, तो उस मैग्नीट्यूड को अगर मैं नॉर्मल से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो फिर वो मेरे पास क्या बनता है, एरिया वेक्टर बन जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास जो एरिया वेक्टर है असल में इसकी डायरेक्शन क्या है कि ये सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर है, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है जितनी आपकी ये सरफेस का एरिया है उतना ही इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। अब इसको कैलकुलेट करने का ये तरीका है, और हम पढ़ चुके हैं कि ये किसके इक्वल होता है, ई ए कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है कि अगर आपका सरफेस एरिया जो है, ठीक है, अगर आपका सरफेस एरिया, अब मैं सरफेस की बात नहीं कर रहा हूँ, सरफेस एरिया जो आपका यूनिट एरिया है, ठीक है, सॉरी यूनिट एरिया, कि अगर आपका यूनिट एरिया जो होगा, अगर वो यूनिट एरिया पर पैरेलल होगा किसके, अगर वो यूनिट एरिया पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, ठीक है, अगर यूनिट एरिया पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, तो भी हमारा फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। देखिए कैसे, हमने कहा था फ्लक्स मैक्सिमम तब होता है जब सरफेस से क्या हो, एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। अगर ये एरिया सरफेस के परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये हमारी पूरा सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है, तो ये परपेंडिकुलर है। अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, वो भी तो सरफेस के परपेंडिकुलर है ना, ठीक है, कि वो भी हमने कहा था कि एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो ये भी सरफेस के परपेंडिकुलर, इसकी डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की भी डायरेक्शन ये है, तो उसके इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारा मैक्सिमम होगा जब क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस एरिया जब पैरेलल होता है तो इलेक्ट्रिक जो आपका वेक्टर एरिया है उसकी डायरेक्शन ये होगी परपेंडिकुलर, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे होगी। तो ये एक दूसरे के साथ क्या बनाएंगे, 90 का एंगल बनाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में जा रहा है, एरिया वेक्टर ऊपर की डायरेक्शन में है, तो दोनों के दरमियान एंगल क्या होगा, 90 होगा, और cos 90 0 होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये तरीका था इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने का। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, और ये इतना कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप इसको समझ लेते हैं तो फिर आप इसको अपनी वर्डिंग में भी आसानी से लिख सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर हम अपने नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।